चलिए नेक्स्ट एमओटी डायग्राम किसका आता है, C2 का। तो चलो C2 का एमओटी डायग्राम बनाना स्टार्ट करो। ये हो गया C2 मॉलिक्यूल। बताओ इसका एमओटी डायग्राम क्या होगा। पहले तो कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, क्या होगा 1s2 2s2 2p2। कौन सा डायग्राम बनेगा, विद sp मिक्सिंग, विद sp मिक्सिंग का। चलो बनाओ। तो जब इसका तुम डायग्राम बनाना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। ये p मान लो और ये p ऑर्बिटल मान लो। तो नीचे क्या आ जाएगा, विद sp मिक्सिंग, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा और ये ऐसे रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। और कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, दो इलेक्ट्रॉन है। p में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2s तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना भाई। इधर 2p और इधर भी क्या आ जाएगा 2p2। ये कार्बन की है एटॉमिक ऑर्बिटल, इधर ये कार्बन की एटॉमिक ऑर्बिटल और ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब C2 की। तो ठीक है, ये क्या हो जाएगी सिग्मा 2pz। इसको क्या बोल देंगे पाई 2p। और ये क्या हो जाएगी सिग्मा स्टार 2pz। अब देखो इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 1 2 3 4। चलो अब मैं अगर तुमसे पूछने लगूं कि C2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर बताओ क्या होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर तुम निकालोगे। तो 2 और 2 4, तो बॉन्डिंग में 4 है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है हमारा 2 आया। लेकिन अगर तुमने ध्यान से देखा हो यहाँ पे पाई 2px पाई 2py, मतलब कि जो अब हमारा C2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रहा है इसमें दोनों की दोनों क्या हो रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। दोनों की दोनों क्या हो रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। दोनों की दोनों क्या हो रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और 2 इलेक्ट्रॉन इनकी ओवरलैपिंग में है। तो सिंपल सी बात ये है कि जो हमारा C2 मॉलिक्यूल है उसमें जो 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, ये भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और ये भी क्या है पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। और फिर से हमारी वीबीटी थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। क्योंकि वीबीटी ने क्या कहा था, वीबीटी ने यही तो बोला था कि जब भी हमारे कोई 2 एटम प्रेजेंट होंगे उन एटम में सबसे पहले सिग्मा फॉर्म होगा, उसके पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। कभी भी 2 एटम के बीच में हमेशा पाई बॉन्ड नहीं मिल सकता, मतलब सिग्मा तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एमओटी क्या कहती है, चुप कर भाई, C2 मॉलिक्यूल में जो दोनों बॉन्ड होते हैं दोनों के दोनों क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन क्या था कि विच वन कंटेन द ओनली पाई बॉन्ड, which molecule contain the which molecule contain only pi bond। तो उसमें उसने एग्जांपल दे रखा था, उसने ऑप्शन दे रखा था कि B2C2 मॉलिक्यूल, बी ऑप्शन ओनली C2 मॉलिक्यूल, सी ऑप्शन N2, डी ऑप्शन O2। बताओ क्या दोगे इसका आंसर। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या लगा दोगे तुम कि जो B2 और C2 ओनली 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो खाली पाई बॉन्ड को ही कंटेन करते हैं। भाई N2 में भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ओनली C2 कैसे बोल सकते हो जब B2 में भी पाई बॉन्ड होता है, O2 में तो होता ही है एक सिग्मा बॉन्ड। तो हमारी कहानी कहां से हो गई, इस तरीके से होगी। बताओ कैसा नेचर होगा, डायमैग्नेटिक होगा कि नहीं होगा, डायमैग्नेटिक नेचर। अब पॉइंट ये है कि जो ये C2 मॉलिक्यूल है, समझते रहे ना, मैं इधर ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारी चीजें उतारते रहो और लिखते रहो। अगर हमारा ये C2 मॉलिक्यूल है, दोनों पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अगर मैं तुमसे कंपेयर करने की बात करूं कि ये हमारा C2 मॉलिक्यूल है और ये हमारा क्या है, एल्कीन है। ये क्या है, हमारी एल्कीन है। मतलब मैं सिंपल सी बात करूं, ये क्या हो गया, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल, तो तुम हाइड्रोजन को छोड़ के मुझे बताओ कि ये जो रीजन है उसके पास भी 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके पास भी 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। जो C2 मॉलिक्यूल है इसके पास 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और जो हमारा C2H4 मॉलिक्यूल है इसके पास 1 सिग्मा प्लस के 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है।
पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि जो इसका पाई बॉन्ड है, इसका पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसका पाई बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस केस में सिग्मा और पाई में सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पाई बॉन्ड से। क्या है, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पाई बॉन्ड से। इसमें क्या है, पाई बॉन्ड वीक है। बोलो रीजन क्या है, रीजन सुनो। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि जब तुम्हारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल आएगा तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में हम sp मिक्सिंग को इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देंगे, sp मिक्सिंग को इग्नोर करेंगे। और जब sp मिक्सिंग को इग्नोर करेंगे तो हमारा केस कौन सा आ जाएगा, विदाउट sp मिक्सिंग। और विदाउट sp मिक्सिंग में हमारी 2pz ऑर्बिटल नीचे होती है और ये पाई 2px पाई 2py ऊपर होती है। तो जोन सी ऑर्बिटल हमारे नीचे होगी तो मतलब इस केस में जब हमारी ऑर्बिटल फॉर्म होगी पॉली एटॉमिक में, ये ऑर्बिटल नीचे आएगी और नीचे आएगी तो इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। और सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई ऑर्बिटल से लोएस्ट एनर्जी का है। इसका मतलब कि उस मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पाई बॉन्ड से। लेकिन इस केस में तो पाई ऑर्बिटल नीचे है तो इसका पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बोलो हाँ कि ना। अगर मैं इन तीनों बॉन्ड की कंपेयर करने लग जाऊं तो इसका पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इन दोनों की कंपेयर में। तो अगर मैं रिएक्शन करने के लिए भेजूं या कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कराऊं या कुछ भी कराऊं, इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराऊं, एक तरफ ये बैठा हो एक तरफ वो बैठा हो, तो रिएक्शन उस पे जाएगी जल्दी, इस पे नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि उसका पाई बॉन्ड वीक है, इसका पाई बॉन्ड वीक नहीं है। पॉइंट क्लियर है तुम्हें, उसका पाई बॉन्ड वीक है, इसका पाई बॉन्ड वीक नहीं है, इसलिए रिएक्शन जो भी होगी जल्दी जल्दी उसी पर ही होगी। चलिए वही बात क्लियर, बहुत सारी क्लियर हुई। डायमैग्नेट हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया। चलो आगे चलते हैं। तो तुम्हें ये भी डिफरेंस पता लग गया कि वीबीटी में और एमओटी में क्या डिफरेंस है। एमओटी के अकॉर्डिंग C2 मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन C2H4 में हमारा सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, सब तुम्हारे सामने है। चलो अगर मैं इसके आयन की बात करता हूं, किसके, C2 मॉलिक्यूल के आयन की बात, जैसे मैं यहां पे क्या लिख लेता हूं, C2 मॉलिक्यूल, इधर C2 पॉजिटिव, इधर C2 2 पॉजिटिव, इधर लिख लेते हैं C2 नेगेटिव और इधर क्या हो जाएगा C2 2 नेगेटिव। तो C2 के लिए हमने क्या बनाया है, अभी तो बनाया है, यही तो आया है इसके लिए पाई 2p और ये सिग्मा 2pz। C2 पॉजिटिव के लिए क्या आएगा बताओ, सबके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालो जल्दी। C2 पॉजिटिव के लिए क्या आएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, गायब हो गया, तो 1 2 3 C2 पॉजिटिव के लिए आ गया। C2 2 पॉजिटिव के लिए क्या आएगा, तो C2 2 पॉजिटिव के लिए एक इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछने लगूं C2 नेगेटिव के लिए क्या आएगा, तो C2 नेगेटिव के लिए हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा। और C2 2 नेगेटिव के लिए हमारा क्या आ जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो जल्दी। अब मैं अगर इनसे बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3, मतलब इसमें क्या है 2 पाई प्लस के 1 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। बोलो है कि नहीं है, इस वाले में। इस केस का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5, है कि नहीं है, मतलब 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है प्लस के 0.5 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। हालांकि तुम्हें इतना ज्यादा डिटेल में जाना, तुम्हें क्या रखना है सिर्फ 2.5 तुम्हारी नॉलेज के लिए। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, और मतलब दोनों के दो बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1.5। देखो अब तुम बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग करोगे तो सिंपल से एक इलेक्ट्रॉन का, मैं तो एक इलेक्ट्रॉन का हाफ माइनस कर दो तो कितना हो गया 1.5 पाई बॉन्ड है। और इसमें कितना हो जाएगा हाफ पाई प्लस के हाफ पाई बाय बॉन्ड। तो तुम्हें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक C2 2 पॉजिटिव, जैसे C2 2 पॉजिटिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है किसके साथ, B2 मॉलिक्यूल के साथ। बोलो है कि नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन B2 में है इतने ही हमारे C2 में, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिया करो, ठीक है। अब देखो पॉइंट ये है कि जो ये कहानी है C2 2 नेगेटिव, इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो इस फॉर्म में लिख सकता हूं। भाई यही तो होगा, 3 बॉन्ड का मतलब यही तो होता है, C2 के बीच में 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, तो
तो इस मॉलिक्यूल को हम कार्बाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बाइड। मेन ग्रुप एलिमेंट में इन कार्बाइड की प्रिपरेशन और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने सारे डिस्कस कर रखे हैं, तो जब तुम मेन ग्रुप एलिमेंट देखोगे तो फिर से इससे मुलाकात होगी कार्बाइड से। अब पॉइंट ये है कि C2 नेगेटिव मॉलिक्यूल हो गया और हमारा एक इथाइलिन मॉलिक्यूल हो गया, इथाइलिन, एसिटिलीन, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल हो गया। इस मॉलिक्यूल में भी 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और इस मॉलिक्यूल में भी 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। पर मुझे ये बताओ डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? भाई ये भी क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर 3 ही है ना भाई, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या है? 3 ही है। और इसमें एसिटाइलिन में, इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 3 ही है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? अगर मैं किसी को रिएक्शन करने के लिए भेजूं तो सबसे पहले रिएक्शन कहां पे होगी? बताओ जल्दी। और इनका कर लेना खुद से। ये डायामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक, और ये फिर से क्या आ गया? डायामैग्नेटिक, ये फिर से क्या आ गया? पैरामैग्नेटिक, और ये फिर से क्या आ गया? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो इन सारे मॉलिक्यूल की तुम बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी सब कुछ कंपेयर कर लेना खुद से। बाकी ठीक है, सब कुछ तुम्हें पता है, बस तुम्हें कंपेयर करना है, क्योंकि अगर एक एक मॉलिक्यूल का मैं एक्सप्लेन करने लगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। एक बार कंसेप्ट समझा दिया, अब क्या करना? आयनाइजेशन एनर्जी पूछे। तुम्हें पता है जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इतनी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। ऐसे अगर बॉन्ड लेंथ की पूछने लगे तो बॉन्ड लेंथ में सबसे पहले क्या देखोगे? बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे हाई तो बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगा दो। लो बॉन्ड लेंथ में बॉन्ड ऑर्डर देख लो, इसका 3 2.5, इसका 2 1.5 और उसका हाफ पाई। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लगा दोगे तुम, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बता दोगे, तो कोई भी लगा लो, तुम्हारे पास सब कुछ तरीके में बता चुका हूं समझाने के। ठीक है, तो इन C2 नेगेटिव, C2 पॉजिटिव सब की बॉन्ड लेंथ कर लेना, और मुझसे पूछना मत क्योंकि तुम सही करोगे। बॉन्ड लेंथ कैसे लगाओगे? इनका ऑर्डर लगाना है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लगाना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीसरा किसका लगाना है? तीसरा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लगाना है। तो इजीली तुम इनका ऑर्डर लगा लेना। बस क्वेश्चन मैंने क्या पूछा है कि C2 नेगेटिव कार्बाइड में और इस एटेलाइन में क्या डिफरेंस है? इसके पास भी 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके पास भी बॉन्ड ऑर्डर 3 ही है, इसके पास भी 1 सिग्मा 2 पाई है और इसके पास भी 1 सिग्मा 2 पाई है। दोनों के बीच में डिफरेंस ये है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया है। वो क्या है? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, और ये क्या है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में हम sp मिक्सिंग इग्नोर करके चलते हैं, तो sp मिक्सिंग इग्नोर करके चलेंगे तो इस केस में, जो ये वाला केस है एसिटिलीन में, इसमें सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा पाई बॉन्ड से। इसमें क्या होगा कि जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा पाई बॉन्ड से, और लेकिन जो ये बॉन्ड है इसमें हमारा पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा सिग्मा बॉन्ड से। और ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ध्यान रखना कि कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड से, और ऐसे मॉलिक्यूल कौन से है जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सिग्मा बॉन्ड से। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा, सिंपल सा कोई भी, अगर हम किसी को भेजते हैं रिएक्शन कराने के लिए, तो इसका पाई बॉन्ड क्यों टूट जाता है इजिली? इसलिए टूट जाता है क्योंकि इसका सिग्मा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और पाई बॉन्ड वीक है। क्या है? पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, समझे? तो दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट। और इसका C2 का तुम्हें पता ही है। तो तुम्हारी C2 मॉलिक्यूल की भी कहानी खत्म हुई। यहां से मैं 2 इंपॉर्टेंट चीज ये बता दी कि क्वेश्चन आ चुका है, B2 और C2 दोनों ऐसे मॉलिक्यूल है सिर्फ जिसमें ओनली पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ओनली क्या है? पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए, तो तुम्हारी C2 की कहानी खत्म हुई। अब आते हैं हमारे N2 मॉलिक्यूल पे। बनाइए N2 मॉलिक्यूल का डायग्राम। बताओ क्या होगा N2 मॉलिक्यूल का? तो तुम्हारा क्या? N2 मॉलिक्यूल का डायग्राम। तो N2 मॉलिक्यूल के लिए कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें पता है, 1s2 2s2 2p3। अब देखो, ठीक है, ये क्या हो गया? 2p3, ये भी क्या हो गई? 2p3। ये n एटम की है,
ये भी क्या होगी n एटम की, और ये क्या होगी N2 मॉलिक्यूल की। चलिए इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 2 3 4 5 6। ये क्या हो जाएगा पाई 2p, और इसको क्या बोल देंगे सिग्मा 2pz। ठीक है, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, और ये क्या हो जाएगा पाई स्टार 2p। तो ये तुम्हारा किसका आ गया N2 का आ गया। अब मैं सबसे पहले तुमसे पूछूं बॉन्ड ऑर्डर, तो N2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया देख लो, कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा नाइट्रोजन के बीच में क्या हो गया 3 बॉन्ड ऑर्डर हो गया कि नहीं हो गया। अब सेकंड बात, कैसा होता है मैग्नेटिक बिहेवियर, बोलो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन ये कि तुमने सुना होगा कि जो N2 होती है वो इनर्ट होती है। क्या होती है इनर्ट होती है। अगर मैं इसके सामने इसका कंपेयर इससे कराने लग जाऊं, भाई दोनों में क्या है 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, भाई है तो है ना, लेकिन ये इनर्ट होती है और ये इनर्ट नहीं होती। अगर बॉन्ड ही मैटर करते, भाई इसके बीच में भी तो 3 बॉन्ड है कि नहीं है, और इसके बीच में भी 3 बॉन्ड है, तो फिर हम इसको इनर्ट क्यों बोलते हैं और इसको रिएक्टिव क्यों बोलते हैं? बोलो भाई इसके अंदर भी क्या है 3 बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं है, और इसके अंदर भी 3 बॉन्ड प्रेजेंट है। तो 3 बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसके अंदर भी 1 सिग्मा प्लस के 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, और इसके अंदर भी 1 सिग्मा प्लस के 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो बताइए जो N2 होती है वो इनर्ट क्यों होती है, और जो एसिटिलाइन होती है ये हमारी रिएक्टिव क्यों होती है? रीजन सेम है, क्योंकि अगर तुम N2 मॉलिक्यूल को ध्यान से देखोगे तो इसके पाई बॉन्ड की एनर्जी नीचे है, इसके पाई बॉन्ड की एनर्जी बहुत नीचे है, इसलिए जो हमारा N2 मॉलिक्यूल होता है वो इनर्ट होता है, या दूसरा रीजन में कहूं कि जो इसका पाई बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन वहीं एसिटिलीन में हमारा पाई बॉन्ड वीक होता है और सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस केस में तुम्हें क्या रीजन देना है, क्योंकि इसका पाई बॉन्ड वीक होता है, इसका पाई बॉन्ड वीक होता है, इसलिए एसिटिलीन क्या होती है रिएक्टिव होती है। लेकिन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में इसका पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो N2 मॉलिक्यूल है उसमें पाई बॉन्ड हमेशा रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए जो N2 मॉलिक्यूल है वो क्या रह जाता है इनर्ट ही रह जाता है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? इतनी बात क्लियर हुई? और बताइए अगर मैं N2 की आयन फॉर्म बनाना स्टार्ट करूं, या यहीं से एक क्वेश्चन और देखो, पहला हो गया बिहेवियर, दूसरा ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि मुझे नाइट्रोजन में और N2 मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन को लूज कराना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से N पॉजिटिव बनाना है प्लस के इलेक्ट्रॉन, और एक N2 से N2 पॉजिटिव बनाना है प्लस के एक इलेक्ट्रॉन, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल किसकी हाई होगी? तो बिल्कुल सही है, मान लिया, देखो ध्यान से देखो ध्यान से, ये क्या हो गया हमारे N एटम का हो गया, और ये हमारा किसके लिए हो गया N2 मॉलिक्यूल के लिए होगा। ये इसकी क्या है होमो है, और एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है। अब अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा इन्फिनाइट तक जाऊंगा आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक जाने की है, लेकिन अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा और फिर इन्फिनाइट तक जाऊंगा तो तुम इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस देख पा रहे हो। जिसकी एनर्जी हाई होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, और जिसकी एनर्जी लो होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इसलिए जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है वो N2 की ज्यादा होती है एटॉमिक फॉर्म से। क्यों होती है? क्योंकि N2 में जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है वो होमो से निकल के जा रहा है, और जिसकी एनर्जी क्या है लो है। खुद ही देख लो, सब कुछ तुम्हारे सामने है, तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमसे कोई ये अगर पीरियोडिसिटी में मैं तुमसे पूछता कि N2 और N में किसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल आई है, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, तुम्हें पता ही नहीं लगता किसकी आई है। तुम कहोगे सर उसमें स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बने हैं, उसमें तो इजीली पाई बॉन्ड टूट जाएगा, लेकिन यहाँ तो कहानी और कुछ ही लगी। तुम हाफ फिल का कंसेप्ट लगा दोगे, वहां पता नहीं क्या क्या लगा दोगे, लेकिन चीजें क्या है बिल्कुल क्लियर है।
N2 मॉलिक्यूल की जो पाई बॉन्डिंग है ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, तो ये क्या है, लोएस्ट एनर्जी की है। जब लोएस्ट एनर्जी की है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू उसके एटॉमिक फॉर्म। बताओ क्लियर है बात कि नहीं है। तो तीसरा क्वेश्चन कि अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछ ले तो तुम्हारी N2 की ज़्यादा होगी N से। ऐसे ही तुम्हें कभी कभी देखो क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन ये सब रफ कर रहा हूँ मैं इधर से, नोट डाउन करते रहना भाई, क्योंकि एक ही बोर्ड है तो मुझे साइड में लिख के एक्सप्लेन करना पड़ेगा सब कुछ। ऐसे ही तुम्हें क्या बोल देगा, अगर सिंपल सा मैं एक ट्रेंड लगा दूं, बिल्कुल एक सिंपल सा, कि अगर हमारे आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर लिखना है, आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल किसकी होगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, उसके बाद क्या होगी एटॉमिक ऑर्बिटल की, और उसके बाद क्या होगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी। ये ध्यान रखना, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल का सबसे ज़्यादा उसकी होगी जिसमें बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल, फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगी। तो ये भी हो जाता है, कभी तुम्हें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ऑर्डर बना के दे देता है, बता किसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल दे देना तुम्हें बना के, अगर जिसमें से इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जा रहा होगा, जिसमें इससे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होगा, उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा तुम्हें हाई ही मिलेगी, और जिसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा लोएस्ट ही मिलेगी। क्या मिलेगी, हमेशा लोएस्ट ही मिलेगी। बताओ बात क्लियर है। चलिए तो अब हम दूसरा पार्ट करते हैं इसके आयन की फॉर्म का। तो अगर मैं इसके आयन बनाने स्टार्ट करूं नाइट्रोजन के, ये क्या लिख देता हूं N2, यहाँ पे क्या लिख दिया N2 पॉजिटिव, N2 2 पॉजिटिव, और इधर मैं अगर इसके आयन बनाऊं N2 नेगेटिव और N2 2 नेगेटिव, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3 हो गया। N2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2.5, इसमें से निकाल दिया तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। अब देखो ध्यान से, N2 नेगेटिव, N2 नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन तो फिल हो गए, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा, इसमें पाई एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना हो जाएगा 2.5, और इसका बॉन्ड ऑर्डर फिर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना हो जाएगा 2.0। बोलो हाँ कि ना। अब अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करूं, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करूं, ये क्या हो गया बॉन्ड ऑर्डर। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें कितने हैं 13 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें क्या है 12 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इसमें कितने हैं, इसमें भी 13 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 13 नहीं, इसमें क्या है 15 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इसमें N2 में कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। तो तुमने देखा नहीं होगा, तुमने ये चीज़ रट्टे मार के रखी है कि तुम यहाँ से 14 लिख लेते हो, अगर तुम्हें 14 से कोई चीज़ इधर जा रही है 15, 16, 17, 18, 19, 20, और कोई चीज़ इधर आ रही है जैसे 13, 12, 11, 10, 9, 8, इस तरीके से है। देखो ध्यान से कि जिसमें हमारे 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जिसमें हमारे 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 होता है। अब तुम उधर चलोगे और इधर चलोगे तो 0.5 क्या करते चले जाओ, कम करते चले जाओ। जैसे तुम 14 पे 15 पे गए तो 0.5 डिक्रीज करो, तो 0.5 डिक्रीज करोगे तो कितना आएगा 2.5, फिर से डिक्रीज करो कितना आएगा 2, फिर से डिक्रीज करो कितना आएगा 1.5, फिर से डिक्रीज करो कितना आ गया 0.5, फिर से कितना आया 1.0, फिर किससे आ गया 0.5, फिर कितना आ गया 0। ऐसे ही इधर चलो, जब इधर चलोगे तब भी 0.5 डिक्रीज करो, 13 लिख रहा हूं मैं, 13 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसका भी 2.5, इसके लिए कितना होगा 2, इसके लिए 1.5, इसके लिए 1, इसके लिए 0.5, और इसके लिए भी कितना हो गया 0 हो गया। अब अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो, इसको रफ कर रहा हूं मैं, देखो अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो सबसे पहले जो हमारा एक सिस्टम मिला था 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम,
फिर हमारा 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और एक हमारा 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इन तीनों सिस्टम में जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो इक्वल टू 0 आ रहा है। मतलब एक ऐसी स्पीसीज जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो या 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो या फिर 20 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वो स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा, तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मॉलिक्यूल देखो, मॉलिक्यूल में देखते ही तुरंत बता दो, लेकिन तुम क्या करते हो, ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई कर देते हो, हर जगह। ये सबसे फॉर्मूला जो बेस्ट है निकालने का, वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए बेस्ट है। क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए बेस्ट है कि तुम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे A2 टाइप मॉलिक्यूल होगा, अगर उनका बॉन्ड ऑर्डर इस तरीके से निकालते हो कि उनमें अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर कितना हो सकता है? 3 हो सकता है। अब तुम 14 से एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाते चले जाओगे तो वो एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। अगर तुम इधर आओगे तो हमारे बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे। तो कैसे भी करोगे, तुम 3 से उधर जाओगे तब भी हमारा बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, इधर आओगे तब भी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। रीजन क्या है? क्योंकि जब तुम इस डायरेक्शन में जा रहे हो, 14 से आगे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हो, तो तुम्हारे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। देखो साइड में तुमने डायग्राम बना रखा है, उसमें खुद ही पता लग जाएगा। जैसे ही तुम 15 इलेक्ट्रॉन डालते हो, वो कहां पे जाता है? एंटी बॉन्डिंग में। तो इधर जाने से एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, जिससे हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और जब तुम इधर आओगे, इधर आने से हमारे बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं, जिससे हमारा बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये कुछ ट्रिक नहीं होती जो तुम ये ट्रिक पढ़ रखी है कि 14 ही है। ये कंसेप्ट है सीधा कि जैसे तुम एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालते चले जाओगे तो तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर हाफ हाफ करके डिक्रीज होता चला जाएगा। क्यों? तुम्हें बताया तो था कि जो एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है वो हाफ बॉन्ड ऑर्डर को कंट्रीब्यूट करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ही कम हो रहा है उधर। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे तुम बढ़ाते चले जाओगे एंटी बॉन्डिंग में, तो हमारा हाफ बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता चला जाएगा। और ऐसी बॉन्ड इसमें बॉन्डिंग में घटाते चले जाओगे एक एक इलेक्ट्रॉन, तो तुम्हारा इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा। बोलो कंसेप्ट सही है कि नहीं है? लेकिन तुम इसे हर मॉलिक्यूल में लगा देते हो मैक्सिमम। अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि BF मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो तुम डायरेक्ट क्या करोगे? सर इसका 5 है और इसका 9 और 5 14 और बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। तो गलत है। क्या है? गलत है। हर जगह ये रूल नहीं लगता, लेकिन मैक्सिमम अगर तुम लगाओगे, जैसे मैं तुम्हें CO मॉलिक्यूल का बोल दूं, तो CO मॉलिक्यूल का कार्बन का कितना हो गया? 6, इसका कितना हो गया? 8, 8 और 6 14, कितना आ गया? 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में CO मॉलिक्यूल का क्या 3 नहीं होता। कितना होता है? 2.68 या 2.7 के अप्रोक्स होता है। लेकिन हम लिखते कितने हैं? 3 बॉन्ड ऑर्डर लिखते हैं। वो सब आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कोई तुमसे बोल दे या तुमने जोर लगा दिया इस बात पे कि नहीं ये सीक्वेंस हर किसी मॉलिक्यूल के लिए फॉलो होगी, तो ये जरूरी नहीं है। लेकिन इतना श्योर है कि जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे, उनके आयन होंगे, उनके कटायन होंगे, उनके लिए ये चीज़ हमेशा सही होगी। लेकिन हेटेरो एटम में तुम्हें चीज़ों को ध्यान से रखना होगा। जैसे मैंने तुम्हें BF मॉलिक्यूल दे दिया, इसके बीच में 3 बॉन्ड बनाएंगे क्या? नहीं बनते इसके बीच में। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमने 3 बॉन्ड बना दिए। ठीक है? तो तुम्हें इस चीज़ को ध्यान रखना है। और बताइए, अब कुछ नहीं करना, बस N2 मॉलिक्यूल, N2 नेगेटिव, सबका बॉन्ड ऑर्डर, सबकी ये सब कुछ अरेंज कर ही दिया। अब तुम्हें क्या करना है? जो तुम्हें बताया था, N2 पॉजिटिव, N2 2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, N2 2 नेगेटिव, इन सब की बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है, बॉन्ड एनर्जी को कंपेयर करना है, आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना है। तो इजीली तुम कर लोगे क्योंकि तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर का इनका पता है। हर किसी का मैग्नेटिक बिहेवियर करके देखना, हर किसी का मैग्नेटिक बिहेवियर करके देखना, और इन सारे मॉलिक्यूल को फिर C2 पॉजिटिव उन सब से कंपेयर करके देखना। तुम्हें बहुत मजा आएगा। ठीक है? बोलो हाँ कि ना? तो हमारी कहाँ तक की? नाइट्रोजन तक की कहानी खत्म हो गई। अब बात करते हैं अपने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे। तो जैसे ही हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे कूदेंगे तो हमारी तो sp मिक्सिंग खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए डायग्राम क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। भाई ऑक्सीजन के लिए डायग्राम डिफरेंट आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। क्योंकि उसमें जो एनर्जी गैप है 2s2p का बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से sp मिक्सिंग नहीं हो पाती।